हेलो फ्रेंड, रज़ा आईएसपीसी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के बीच मैं एक और नया सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस सब्जेक्ट का नाम है जीव विज्ञान। घटनाचक्र पुनरावलोकन का जो साइंस का जो मेरा सीरीज चल रहा है, उसमें हम आज जीव विज्ञान के टॉपिक लेकर के आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जीव विज्ञान की क्या है? उपशाखा। तो आज हम इस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसका सामान्य विज्ञान का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, सामान्य विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा कि सामान्यतः विज्ञान जो है, विज्ञान शब्द जो है प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसके मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान दो भाग होते हैं। पहला प्रकृति विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, दूसरा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जाता है। यानी कि इसे साइंस को, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला को प्रकृति विज्ञान, दूसरा को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में विभाजित किया गया है। प्रकृति विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित किया जाता है। अब इसको प्रकृति विज्ञान भी दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। पहला फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लेमार्क तथा ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो लेमार्क और तथा ट्रेविनस नामक दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जीव विज्ञान की शाखा एवं उपशाखा पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें लॉजी अध्ययन सब पढ़ेंगे, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जूलॉजी किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जंतु का विस्तृत अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जंतु के बारे में जब हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, स्टडी करते हैं, तो वह जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बॉटनी के बारे में करेंगे तो विभिन्न प्रकार के पेड़, प्लांट, पादप के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो बॉटनी में होता है, तो बॉटनी कहलाता है। हाँ, पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी किसे कहेंगे? तो जीव यानी कि जंतु और पादप के जीवाश्मों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी कहलाता है। अगला पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है। इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स सब जानते हो, सभी जानते होंगे। जीवों की अनुवांशिक लक्षणों या इनकी वंशागति का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि जीवों के अनुवांशिक लक्षणों या उनकी वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधि का अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। यानी कि मृदा निर्माण या मृदा के टाइप्स को पढ़ना पेडोलॉजी कहलाता है। और जेरोंटोलॉजी किसे कहेंगे? तो मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव वन से सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करना जेरोटोलॉजी कहलाता है। और इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। और ना बायोनिक्स किसे कहेंगे? तो जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना बायोनिक्स कहलाता है। और अगला बायोनोमिक्स किसे कहते हैं? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना बायोनोमिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मायोलॉजी किसे कहते हैं? मायोलॉजी तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के पेशी माने मसल्स का अध्ययन करना मायोलॉजी कहता है। और मैमेलॉजी किसे कहते हैं? तो स्तनधारी जंतु का अध्ययन करना, स्तनधारी जंतु के बारे में पढ़ना मैमेलॉजी कहलाता है। और बायोनोमी किसे कहते हैं? तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन
बायोनॉमी कहलाता है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमी कहलाएगा। अब बायोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे? तो गणित और सांख्यिकी की बायोमेट्री किसे कहेंगे? बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना बायोमेट्री कहलाता है। और फ्रेनोलॉजी किसे कहेंगे? तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का पता लगाना फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी किसे कहेंगे? फूलों का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। एगेस्ट्रोलॉजी किसे कहेंगे? घास से संबंधित अध्ययन जब करेंगे तो एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहता है? एगेस्ट्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और पैलिनोलॉजी, वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, ये तीनों जो जिसमें बोलेंगे मोस्ट वीवीआई उसको याद ही कर लेना है आप लोगों को। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन करना पैलिनोलॉजी कहता है। ओकोलॉजी बहुत हैवी, ओंकोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करना ओंकोलॉजी कहलाता है। तो ओंकोलॉजी में क्या होगा? कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करना ओंकोलॉजी कहलाएगा। ट्रेरेटोलॉजी में होगा शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करना ट्रेंटोलॉजी कहलाता है। कॉन्ड्रोलॉजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपास्थि में तो कार्टिलेज जो नर्म हड्डी होता है उससे संबंधित अध्ययन करना कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑडोंटियोलॉजी, यानी कि हड्डी के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे ऑडोंटियोलॉजी कहेंगे। अगला सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करना सेरोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट और के बारे में जब पढ़ते हैं तो सेरोलॉजी होता है। और हिमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। और न्यूरोलॉजी सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे हम वह न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है ना। लिथोट्रिप्स एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें विकिरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, तो इसे लिथोट्रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लिथोट्रिप्स कहते हैं। अगला पैथोलॉजी किसे कहेंगे? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। रोगों की प्रकृति और लक्षणों व कारकों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। और पैरासिटोलॉजी किसे कहेंगे? तो परजीवी जीवों का अध्ययन करना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। अगर बात बोलेगा वायरोलॉजी किसे कहते हैं? तो विषाणु यानी कि वायरस के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसे वायरोलॉजी कहते हैं। चलिए एंटोमोलॉजी किसे कहेंगे? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहता है। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। चींटी के बारे में जब पढ़ते हैं तो मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। और मैकेलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करता है तो उसे हम मैलेकोलॉजी कहते हैं। अगला इक्थियोलॉजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करना इक्थियोलॉजी कहलाता है। सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन करना हर्पेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी कहता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 2 3 क्वेश्चन रहता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी पोषण एवं पोषण विधि का अध्ययन करना ट्रोफोलॉजी कहलाता है। टेटोलॉजी उपस्थित लक्षणों का अध्ययन करना टेटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद, है ना। एपीकल्चर सबको पता होगा, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहता है। यहाँ तक कहेगा शहद का उत्पादन और मधुमक्खी पालन या फसलों में परागण हेतु क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहता है। और एविकल्चर पक्षी का पालन एविकल्चर। एक्वाकल्चर कहेगा तो जलीय जीव यानी कि जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन एक्वाकल्चर कहलाता है। अब बोलेगा एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत विषयवालों की कृषि की जाती है उसे एल्गा कल्चर कहते हैं। अगला पिसीकल्चर मत्स्य पालन एग्रीकल्चर फसल संवर्धन पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान एग्रीकल्चर कहलाएगा।
पता है। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बहुत क्वेश्चन भी आया है, कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु या रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन या कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर कहता है, वन का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। और स्पॉन्जी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन स्पॉन्जी कल्चर कहलाता है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती या पुष्प की कृषि करना फ्लोरीकल्चर कहलाता है। ओलोरीकल्चर, ओलोरीकल्चर सब्जी की कृषि करना ओलोरीकल्चर कहलाता है, सब्जी की कृषि करना क्या कहता है, ओलोरीकल्चर कहलाता है। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि करना अर्बोरिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फूल तथा फलों, सब्जियों व मसालों की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पोमोलॉजी फलों की कृषि पोमोलॉजी कहता है, पोमोलॉजी फूलों की कृषि पोमोलॉजी कहता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, वर्मीकल्चर याद रख लेना, हम याद ही करा देंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए, बस इतना ही, वीडियो में बने रहिए। बीपीएससी एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, जो भी बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मैं आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से। चलिए अभी कराएंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। अगला ओलीकल्चर, ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार ओलीकल्चर कहलाता है। हेलीकल्चर, हेलीकल्चर घोंघों का संवर्धन हेलीकल्चर कहलाता है, घोंघों का संवर्धन हेलीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर बहुत भी क्वेश्चन है, अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर, विटीकल्चर पूछे तो अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर। और मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों या जंतु व वनस्पति का संवर्धन क्या है, मेरीकल्चर कहलाएगा। और मोरीकल्चर, मोरीकल्चर शहतूत की खेती मोरीकल्चर कहता है। हाइड्रोपोनिक्स बहुत भी क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोलोकल्चर, इन तीनों में क्या होगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन का कहलाएगा। चलिए और हम लोग अब नेक्स्ट है देख लेते, दो बचा है मस्त। सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर खट्टे फलों व फल उत्पादन का संवर्धन सिट्रिकल्चर कहलाता है, सिट्रिकल्चर कहलाता है। और वेजिकल्चर कहे तो सब्जी एवं पौधों की कृषि ही तथा मुख्यतः जड़ों वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है उसे वेजिकल्चर कहते हैं। तो आज हमारा जो ये पूरा स्टडी हो गया। अब हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। पुनरावलोकन घटना चक्र का सीरीज चल रहा है साइंस का, याद रखिएगा सब। चलिए अगला कहता है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है किसमें, किसमें करता है, यानी कि जंतु जूलॉजी का अध्ययन करता है, यानी कि जंतु विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है। पहला केवल जीवित जानवरों में, दूसरा बी केवल जीवित वनस्पति में, सी जीवित व मृत जानवर दोनों में। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, जीवित और मृत जानवर दोनों में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। यूपीपीसीएस प्रीत 1995 का क्वेश्चन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवर का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक एरिस्टोटल माने जाते हैं। याद रखिएगा, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवर का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके जनक एरिस्टोटल को माने जाते हैं, अरस्तु को माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान चिन्ह वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में क्या था, पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। वंशागति जेनेटिक्स, वंशागति जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी अभी पढ़े। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी। तो 1 का 3, 2 का 4, सी का 2 और 4 का 1 आंसर होगा इसका। आया समझ में बात। चलिए इसका मिलान चिन्ह यहाँ पे देख लेते हैं, क्या दिया है ना, क्या था, पक्षी का था ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स का था, पर्यावरण इकोलॉजी हो जाएगा, जीवाश्म का
पेलियोबायोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन अभी पढ़ के आए हम लोग, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाएगा। चलिए इसका भी मिलान कर ही लेते हैं हम लोग। मिलान देखिए क्या बोला है, फ्रेनोलॉजी का अध्ययन मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। बोलेगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी कहता है एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी का पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागण कणों का अध्ययन करना पैलिनोलॉजी कहलाता है। चलिए इसका अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पता होगा सबको, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर एग्जैक्ट भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्थियोलॉजी, आप सभी क्या कर लेते हैं? इक्थियोलॉजी, मैक्रोलॉजी और पैरासिटालॉजी अभी पढ़ के आए हम लोग। तो इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन कहलाएगा, इक्थियोलॉजी कहलाएगा। एंटोमोलॉजी में क्या होगा? एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहता है। पैरासिटालॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन करना, पैरासिटालॉजी। मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करना मैकेलोलॉजी कहलाता है, मैकेलोलॉजी कहलाएगा। याद हो गया सबको? इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करना थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहता है। पैरासिटालॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन करना, पैरासिटालॉजी। मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन करना मैलेकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? तो क्या होगा? जननांकिकी। क्या होगा इसका आंसर? जननांकिकी होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा जननांकिकी। अभी पढ़े हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसांख्यिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकता जेनेटिक्स से रिलेटिव होगा, वायरस विज्ञान है ना, सब के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इथनोलॉजी कहते हैं। याद रखें, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। एथनोग्राफी किसे कहते हैं? तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना एथनोग्राफी कहलाता है। एथोलॉजी किसे कहेंगे? तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट एथिक्स किसे कहेंगे? तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, एथिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो हम बायोनिक्स कहते हैं उसे। चलिए बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स किसे कहेंगे? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना बायोनोमिक्स कहलाता है। बायोनोमी किसे कहते हैं? तो जीवन के नियमों का अध्ययन करना बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री कहेंगे तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना बायोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमेट्री कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से जंतु जीवाश्म नहीं होगा, शैवाल भी नहीं होगा, फफूंदी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी
के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जो कि इसमें कोई आंसर नहीं है। क्या होगा? पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि पैलियो या पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। इनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं, जो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का पालन को सेरीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होगा। एपीकल्चर में क्या होगा? मधुमक्खी पालन होगा। और सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होगा। हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल दोनों देने वाले पौधों का अध्ययन करता है हॉर्टिकल्चर में। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम की कीट का पालन करता है सेरीकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? तो एपीकल्चर में। यानी कि मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? कौन एक सही सुलेमित नहीं है? तो ये फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बात सही है, ये मिल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, नहीं, यही ऑप्शन सी गलत है। फूलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी बात सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सी, जो सही नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न में AND के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है। जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां है। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जी की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इस बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर होता है। क्या होता है? ओलेरीकल्चर होगा। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माना जाए तो विकल्प सी सही सुलेमित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें तथा खाद्यान्न या गैर खाद्यान्न पशु आहार फसलें शामिल होगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तभी हमारे सब्जी के लिए तो फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी क्या आएगा? पोमोलॉजी होगा। क्या? ओलेरीकल्चर आ जाएगा। इसका आंसर डी होगा, ओलेरीकल्चर। यानी कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सुलेमित नहीं है? मिलाइए, कौन सुलेमित नहीं है? तो एग्जैक्ट आंसर एपीकल्चर सही है। शहद है, सबको पता है एपीकल्चर शहद मक्खी है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म सही है ये भी। पीसीकल्चर लाख कीड़ा कभी नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर फूल ठीक है, लेकिन सिल्वीकल्चर मछली पालन से संबंधित है ना। पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। अन्य प्रश्नगत युग्म सही सुलेमित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुलेमित है? कौन सा जोड़ी सुलेमित है और शब्द अर्थ सही है? तो लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोशों का संकलन, यानी कि कौन सी जोड़ी सुलेमित है? तो पहला ही वाला सही है, ये है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश का संकलन है ना। फिलोलॉजी डाक टिकट का संग्रह नहीं है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का नहीं है। और आइकोनोग्राफी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका देखिए, लेक्सिकोग्राफी शब्द का संकलन या संयोजन है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना, बोला है ना। फिलोलॉजी क्या है? भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होगा, हाँ, न कि मानव शरीर का। अगला आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन होगा। तो इसका आंसर एग्जैक्ट ए होगा। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? अभी पर क्या है? शब्दकोश के संयोजन से है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? विटिकल्चर से अंगूर। अभी पढ़ते हैं विटिकल्चर किसका अध्ययन? अंगूर से संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, कीट संवर्धन कीट जैसे केचुआ की वृद्धि करने वाला करने का विज्ञान है। केचुआ को कृषकों का मित्र यानी कि कृषक जो होते हैं मजदूर, उसका
किसान का मित्र बोला जाता है। याद रखिएगा, किसान का मित्र किसको बोलते हैं? केचुआ को कहते हैं। एवं भूमि आंत कहा जाता है, भूमि का आंत भी कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? कौन सा होता है? तो अर्थवर्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म। याद रखिएगा, अर्थवर्म। अर्थ वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट, याद रखिए, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुआ के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अगला, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का, अनुवांशिकता और विचरण का, यानी कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का है। किसका? अनुवांशिकता और विचरण का। याद रखिए, जेनेटिक्स या अनुवांशिकता, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। विचरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला, जेरेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्धि से। किससे है? तो ये वृद्धि से। याद रखिएगा, जेरेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धि के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेरोटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है। क्या है? जेरेटोलॉजी कहे जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्धि व्यक्तियों से है। वृद्धि व्यक्तियों से, वृद्धा अवस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। सबको ये पता होगा, अगर भी पढ़े हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीर्ण यानी कि वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अगला, पेडोलॉजी। पेडो जब भी तो मृदा से संबंधित होगा ना। पेडोलॉजी निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो वह मिट्टी से या मृदा से जो भी कहे याद रखिएगा। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी कि मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होता है ना। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि, ऑस्टियोलॉजी याद रखिएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी अस्थि या हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहता है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की विज्ञान तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। हड्डी की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑडियोलॉजी के अंतर्गत होती है। सब याद रखिएगा। अगला, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्प कहे तो सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इक्थियोलॉजी के तहत मछली का अध्ययन किया जाता है। सब याद रखिएगा। सर्पेटोलॉजी के तहत सर्प का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर, हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछली का अध्ययन किया जाता है। ये बात सब याद रखिएगा, यहाँ सबसे बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से बीमेल को ज्ञात कीजिए। बीमेल यानी कि कौन इनमें से सबसे अलग है? तो बीमेल यहाँ साइकोलॉजी क्या है? अभी तक हम लोग पढ़े हैं साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़े हैं, पैथोलॉजी भी पढ़े हैं, बैक्टीरियोलॉजी
साइकोलॉजी कोई साइकोलॉजी नहीं होता है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट बी हो जाएगा। यानी कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान के संबंधित है, लेकिन जबकि साइटोलॉजी मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित है, ये अलग है सबसे। यानी कि 3 अलग भिन्न को चुनना रहता है इस टाइप का क्वेश्चन में। अगला हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स सबको पता होगा, मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के लिबिलियन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। चलिए, तो आज मेरा ये टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इसी वीडियो में करने के लिए चल रहे हैं। पहला नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? जैव विकास। क्या है? जैव विकास। जैव विकास से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, खटाखट होना चाहिए। चलिए, जैव विकास में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्या बोला है एमसीक्यू क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों के सही कालानुक्रम को चुने, जो सबसे पुराना वह पहले आएगा। सबसे पुराना और पहले आएगा। तो याद रखिएगा सब कि सबसे पहले इयोसीन, उसके बाद मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, उसके बाद प्लास्टोसीन और उसके बाद होलोसीन आता है। ये याद रखिएगा, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन आता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल यानी कि जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल इकाई एक काल होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प बनाते हैं। अनेक महाकल्प से मिलकर महायुग बनता है, और यह सब से बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में महायुग, महाकल्प, कल्प, युग और काल ऐसे प्रभाग है जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए निम्नवत है। इसलिए पोलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, उसके बाद आलिगोसीन, उसके बाद मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, उसके बाद प्लास्टोसीन, उसके बाद होलोसीन आता है। याद रखिएगा सब इस टाइप का क्वेश्चन सब जो होता है, तो एनसीईआरटी बुक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से दिया रहता है, तो इस याद रखना है सबको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? यानी कि कौन सा गैस है प्राचीन यानी कि पुराने आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो वो ऑक्सीजन गैस पहले से क्या थी? उपस्थित नहीं, अनुपस्थित थी। ये गैस नहीं थी पहले, है ना, ये बोल रहा है। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इत्यादि गैस उपस्थित थे। ये सब गैस उपस्थित थी, लेकिन ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं थे आदि मानव के समय में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करना है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखना है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष 4,000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले बनी, तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में बदल दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त में से 3 सही है, और कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले बनी, तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये बात गलत है, ऑक्सीजन ही नहीं थी पहले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। चलिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राचुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भूपट्टी पर पाई जाने वाली कुछ शैलों का चुंबकीय पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है।
अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। अतः कथन एक सत्य है। पृथ्वी उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं था, जब बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों तथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति 3 मिलियन वर्ष पहले हुई, जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। स्पष्ट है कि विकल्प 3 सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कब? यानी कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम हुआ वह कब हुआ लगभग? तो कहेगा इतना, ऑप्शन डी पे 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ही क्या हो गया? जीवन का उत्पत्ति हो गया था। वर्तमान मानव के अनुसार पृथ्वी पर कोश के रूप में जीव का उद्गम लगभग इतना 2 करोड़, 200 करोड़, 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर, यानी कि स्टार्टिंग समय में जीव यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय जीव थे। फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। धीरे धीरे मल्टी सेलुलर का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, है ना। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नील हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? कोई पूछे तो नील हरित शैवाल। बिल्कुल, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव है, याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है। द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिटेशंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइकल ऑफ द फिटेट्स, उपर्युक्त सभी से। इसमें ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। चार्ल्स डार्विन ने किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वरणवाद भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेशन एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेट्स, इन तीनों पर आधारित है। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना।
अगला, जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लामार्क ने समझाया। किसने समझाया? तो लामार्क ने समझाया। याद रखिएगा, किसने? तो लामार्क ने समझाया। अगला, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीव बैप्टिस्टे डी लामार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लामार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स ह्यूगो डी व्रीज ने। याद रखिएगा, ह्यूगो डी व्रीज ने। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यानी कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, विकास का सिद्धांत बोले तब चार्ल्स डार्विन मानेंगे, लेकिन विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि माउंटेन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री यानी कि बोटनिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इसके अनुसार नई जाति स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांधे प्रिमरोज पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 2 मिलाना है, इसको मिलानशील है। देखते हैं मिलानशील में कौन इसका आंसर होता है। उत्परिवर्तन, जैव उत्परिवर्तन अभी पढ़े हैं। कौन दिया था? तो डी व्रीज ने। 1 का 4 डी व्रीज ने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत तब चार्ल्स डार्विन है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। एक जीव एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था? तो बीडल और टैटम ने दिया था। और ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? जैकब और मोनोड ने। याद हो गया सबको। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं सुलेखित क्या किया है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने? विडल और टैटम ने दिया। और ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? जैकब और मोनोड ने। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी यानी कि जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किसमें? तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लामार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लामार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है। क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण पूछे तो क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है।
नई प्रजातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? महत्वपूर्ण घटक तो लैंगिक जनन। कौन है? लैंगिक जनन, याद रखिएगा। है कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्योजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो क्रो-मैग्नॉन मानुष है। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। कितना? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो किस संदर्भ में आता है? तो एक आदि मानव जाति के संदर्भ में आता है, यानी कि स्पीसीज के संदर्भ में आता है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। डेनिसोवन, बहुत न्यू क्वेश्चन सब है ये सब। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठा विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोधक पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल यानी कि लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल के पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है? प्लेटेरिक्स क्या है? यानी प्लेटेरिक्स क्या है? प्लेटेरिक्स क्या है? तो पहला ऑप्शन है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्राइसिक काल का सरीसृप, ट्राइसिक का, तो इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या का जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, इसका आंसर ए हो गया। चलिए आगे। आर्कियोपेटेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों में के प्राणियों के बीच की योजक करी है? प्राणियों के बीच की योजक करी है तो वो होगा सरीसृप व पक्षी। याद रखिएगा, सरीसृप व पक्षी युग का है ना, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों, याद रखिए, यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। याद रखिएगा, यही दोनों आंसर बोल दिया है ना, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज क्या है? मैमथ पूर्वज एक प्रकार का हाथी था। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। यह हाथी का पूर्वज, बहुत वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइनर में कि मैमथ पूर्वज क्या है? तो एक हाथी था जो अभी वर्तमान में क्या है, विलुप्त हो चुका है। डायनासोर थे। डायनासोर
मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर जो विलुप्त हो गया ये भी क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। एक्सप्लेनेशन, डायनासोर है ना विशालकाय सरीसृप थे। विशालकाय सबसे बड़ा रेप्टाइल्स था, सबसे बड़ा रेप्टाइल जाति के रेप्टाइल्स में था, जो कि मध्य जीविका मेसोजोइक महाकाय मेसोजोइक एरा में थे। मेसोजोइक एरा में थे। मध्य जीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प यानी कि 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रीटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया। क्रीटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादप व स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्याख्या विलुप्त हो चुकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है कि डायनासोर रहे, क्या रहे डायनासोर? तो मेसोजोइक युग में। कब रहे? मेसोजोइक युग में। अगला, जीवों के विकास ये ना इक्वाल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो सी वाला याद रखिएगा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। सैलामेंडर, अजगर और कंगारू सही है। यानी कि दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 बिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पर हुआ। चलिए आज हमारा ये टॉपिक क्या हो गया? एंड हो गया, और हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा टॉपिक सीरीज़ बाय सीरीज़ आता रहेगा रज़ा ISPC सेंटर पर। आप लोग इस चैनल से बने रहे और खुद फ़ायदा उठाए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।